तो दोस्तों जब भी इजिप्ट का नाम आता है तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती है, एक तो इजिप्ट की ममीज और दूसरा इजिप्ट के वर्ल्ड फेमस मिस्टीरियस पिरामिड्स। इजिप्ट की सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी। यहाँ की सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी थी और इसके एविडेंस हमें आज के इजिप्ट में पिरामिड्स और ममीज की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ की एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनकी अपनी कुछ मान्यताएं थी। इनके बिलीफ सिस्टम में आफ्टर लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता था और उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से यहाँ पर डेवलप होता है ममीज और पिरामिड्स का दौर। यहाँ के लोगों का ये मानना था कि इंसान के मरने के बाद उसकी लाइफ खत्म नहीं होती बल्कि एक नई लाइफ स्टार्ट होती है और मरने के बाद इंसान जिस दुनिया के अंदर जाता है उसको अंडरवर्ल्ड बोला जाता है और उस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक राजा है ओसिरिस और उनका मानना था कि इंसान की डेथ के बाद वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के थ्रू ट्रैवल करके उस राजा तक पहुंचता है और इसी वजह से वो मरने के बाद बॉडी को खत्म नहीं किया करते थे और बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट किया जाता था और उन कंडीशंस में रखा जाता था कि जिससे बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो बल्कि वैसी की वैसी रहे जैसे पहली थी, क्योंकि उनका मानना था कि पर्सन को इस बॉडी की जरूरत पड़ेगी आफ्टर लाइफ में जाने के बाद। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मरे हुए लोगों को मम्मीज में कन्वर्ट करने का दौर। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में मम्मीज को जानबूझकर क्रिएट नहीं किया जाता था। पहले जब इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसे रेगिस्तान में दफना दिया जाता था और उस रेगिस्तान की ड्राई कंडीशंस में वो बॉडी काफी सालों तक खराब नहीं होती थी और यहीं से उन लोगों को मम्मी बनाने का आइडिया आता है। और फाइनली आज से अप्रोक्स 4500 साल पहले 2600 बीसी में जब इजिप्ट के ऊपर रूल किया करती थी वहां की 4th डायनेस्टी और तब से इंटेंशनली मम्मीज को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर डेड बॉडी को मम्मी में कैसे कन्वर्ट किया जाता था। तो चलिए समझते हैं। तो उस समय वहां की सिविलाइजेशन में पुजारी हुआ करते थे और बॉडी को मम्मीज में कन्वर्ट करने का काम उनका ही हुआ करता था। तो जब पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट करने के लिए अप्रोक्स 70 दिन का समय लगा करता था। तो उस समय के पुजारियों को केवल रिलीजियस नॉलेज नहीं थी बल्कि ह्यूमन एनाटॉमी की भी नॉलेज थी। उन्हें ये अच्छे से पता था कि ह्यूमन का कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में वो लोग सबसे पहले डेड बॉडी के उन इंटरनल ऑर्गन्स को निकाला करते थे जो सबसे जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक, लीवर और लंग्स। लेकिन उस डेड बॉडी के दिल को नहीं निकाला जाता था और इन सब इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालने के बाद इनको कपड़े में लपेटकर कुछ स्पेसिफिक जार्स में रख दिया जाता था जिनको आज हम कैनोपिक जार्स बोलते हैं। और इसके बाद पूरी बॉडी को बिल्कुल ड्राई किया जाता था जिससे कि पूरी बॉडी का सारा मॉइस्चर निकल जाए और इसके लिए वो एक पर्टिकुलर सॉल्ट यूज किया करते थे जिसको नेट्रॉन बोला जाता था। पूरी बॉडी को उस सॉल्ट में ढक दिया जाता था कुछ दिनों के लिए और पूरी बॉडी सूख जाया करती थी और फाइनली फिर उस बॉडी को लकड़ी या पत्थर के कॉफिन में मंत्रों के साथ बंद कर दिया जाता था और उस कॉफिन में कई तरीके की ज्वेलरीज रखा करते थे और इन कॉफिन्स को रखा जाता था बड़े बड़े पिरामिड्स के नीचे। पिरामिड्स के नीचे उस कॉफिन के लिए चैम्बर्स बनाए जाते थे जिसमें फर्नीचर रखा करते थे, ज्वेलरीज रखा करते थे और काफी मटेरियलिस्टिक चीजें रखा करते थे। उनका यह मानना था कि मरने के बाद पर्सन जिस लाइफ में जा रहा है वहां पर उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता था पूरी एक बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट करने के लिए। और ये मम्मी सबकी नहीं बनाई जाती थी बल्कि वहां के फेरोज के लिए बनाई जाती थी। फेरोज एंशिएंट इजिप्ट के राजा या रानी को कहा जाता था और मम्मी सिर्फ फेरोज की बॉडी की बनाई जाती थी क्योंकि एक कॉमन मैन के लिए ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। तो आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे और सिर्फ शाही परिवार के लोगों की ही मम्मीज बनाई जाती थी। लेकिन सारी मम्मीज को पिरामिड्स के नीचे बंद नहीं किया जाता था। काफी सारी रॉयल मम्मीज ऐसी भी हैं जिनको वैली ऑफ किंग्स में भी दफनाया गया है। वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट की एक जगह है जहाँ पर काफी सारे राजाओं की मम्मीज को दफनाया गया था और उन्हीं मम्मीज में से एक मम्मी पाई जाती है 1922 में। 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हार्वर्ड कार्टर। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर एक मम्मी को डिस्कवर करते हैं और वो मम्मी होती है तुतखामेन फेरो की। तुतखामेन एंशिएंट इजिप्ट के 18वीं डायनेस्टी के राजा थे। ये मात्र 9 साल की उम्र में ही फेरो बन गए थे और फेरो बनने के बाद सिर्फ कुछ साल ही इन्होंने राज किया और 18 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इतनी जल्दी इनकी डेथ होने की वजह से इनके लिए कोई पिरामिड भी अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो इनकी मम्मी को किंग्स ऑफ वैली में दफना दिया गया। इनके डेथ का अभी तक करेक्टली एक्सप्लेन्ड रीजन नहीं पता लग पाया है। लेकिन 2012 में हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि इनकी डेथ हुई थी इनके पैर के टूटने की वजह से और मलेरिया की वजह से। दोनों एक साथ हुए थे। बोला जाता है कि जहां पर इनकी मम्मी रखी हुई थी उस जगह को लूटा गया था। वहां से काफी सारी ज्वेलरीज, गोल्ड्स को चोरी किया गया था और आज ये मम्मी इजिप्ट के म्यूजियम में रखी हुई है। और इस मम्मी के ऊपर एक कहानी भी है जिसको कर्स ऑफ फेरोज भी कहा जाता है। बोला जाता है कि इस मम्मी के ऊपर एक श्राप था और इस श्राप की वजह से जिस टीम ने इस मम्मी को फाइंड किया था उसके कुछ महीनों में उस टीम के काफी लोगों की डेथ हो गई थी।
तो आज जो हम पिरामिड्स देखते हैं जिनमें मम्मीज को रखा जाता था, वो ऐसे स्टार्टिंग में नहीं थे। स्टार्टिंग में इन मम्मीज को दफनाया जाता था एक बेंच शेप्ड के माउंड के नीचे, जिनको मस्तबाज कहा जाता था। आज से कुछ हजारों साल पहले 2780 बीसी में सबसे पहला पिरामिड बनाया गया था, और इस पिरामिड को बनाया था जोसर राजा के आर्किटेक्ट ने। उस पिरामिड को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि 6 मस्तबाज को एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। सबसे नीचे वाला मस्तबा सबसे बड़ा था और सबसे ऊपर वाला मस्तबा सबसे छोटा था, और इस तरीके से स्टेप पिरामिड की कंस्ट्रक्शन हुई। और ये था इजिप्ट का सबसे पहला पिरामिड, जो कि सकारा में बनाया गया था। सकारा नील नदी के वेस्ट बैंक में मेम्फिस के पास में लोकेटेड है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो इन पिरामिड्स को बनाने की शेप भी चेंज होती जाती है। इसके बाद कुछ स्मूथ तरीके के पिरामिड्स बनाए गए, जिसमें स्टार्टिंग में जो एंगल होता था वो ज्यादा होता था और आगे जाके वो एंगल कम हो जाता था, और इसी वजह से इन पिरामिड्स को बैंड पिरामिड्स भी कहा जाता है। बोला जाता है कि बैंड पिरामिड्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते थे। इजिप्ट का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फेमस पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। टाइम के साथ साथ पहले के काफी सारे पिरामिड्स जिनकी हाइट छोटी हुआ करती थी और मस्तबाज, ये सब वेदरिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो पिरामिड्स रेत के नीचे दब चुके हैं, और जो रेत के नीचे नहीं दबे वो आज सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह गए हैं। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये पिरामिड आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इस पिरामिड को बनाया गया था एंशिएंट इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के फेरो के लिए, जिसका नाम था खूफू। लेकिन जब स्टार्टिंग में इस पिरामिड को बनाया गया था तो इसकी हाइट थी 146.6 मीटर, लेकिन टाइम के साथ वो हाइट कम होकर 138.5 मीटर रह गई है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया है, और उन पत्थरों में एक पत्थर का एवरेज वेट है 2 टन, और अगर मैक्सिमम वेट की बात करें तो कई पत्थर 15 टन के भी पाए गए हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का बेस टोटल 13 एकड़ की लैंड को कवर करता है। बोला जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में टोटल 27 साल का समय लगा था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस पिरामिड के पास में इससे छोटे 2 और पिरामिड है, और उन 2 पिरामिड्स में से एक पिरामिड को बनाया था खूफू के बेटे खफरे ने, और उस दूसरे पिरामिड को बनाया था खफरे के बाद बनने वाले राजा ने। लेकिन इन दोनों पिरामिड्स की हाइट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से कम है। अरब की किताबों से ये पता लगता है कि इस पिरामिड को लूटा गया था। उन किताबों से ये पता लगता है कि जब इसको लूटा गया था तो यहाँ पे 3 मम्मीज प्रेजेंट थी, और उनके ताबूत में काफी सारा सोना था, और एक बड़ी सी तलवार थी जिसकी आज भी कोई कीमत नहीं लगा सकता, और एक रूबी था जो अंडे के जितना बड़ा था। तो दोस्तों, आज भी ये एक बड़ा रहस्य है कि कैसे इतने पुराने समय में इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाया गया, और इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे इतनी ऊंची हाइट तक ले जाया गया। उस समय तक तो पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो आखिर कैसे उस समय के लोगों ने इन बड़ी इमारतों को बनाया, और आज भी काफी सारी वो इमारतें वैसी की वैसी खड़ी हैं। तो कैसी टेक्नोलॉजी रही होगी दोस्तों उस टाइम पर। तो ये थी पूरी मम्मीज और पिरामिड्स की हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।